नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह बिहार सिपाही का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो इसमें देखिए 20 हल प्रश्न पत्र दिए हुए हैं। तो हम लोग यह हल प्रश्न पत्र को इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो यह प्रैक्टिस यानी हल प्रश्न पत्र। चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकता है। इस पे आपको जैसे कि हिंदी है, करंट है, बिहार स्पेशल है, उन सारे सभी चीज़ों को इस पे मैं MCQ क्वेश्चन के रूप में कवर करवा दूंगा, इसलिए आप लोग जरूर जुड़े रहेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पुष्पमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था। यानी पुष्पमित्र शुंग था जो मौर्य शासक को समाप्त कर दिया था मारकर। तो कौन थे? तो थे आपके वृद्धार्थ थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो पुष्पमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक वृद्धार्थ की हत्या कर मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। और शुंगों को भरद्वाज वंश का ब्राह्मण कहा जाता था। शुंग वंश देवभूति की हत्या वासुदेव ने की थी, और वासुदेव ने देवभूति को मारकर कर्ण वंश की स्थापना किया था। तो इस तरह से कुछ वंश दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखा था। तो हुमायूंनामा पुस्तक की बात किया जाए तो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, जो कि हुमायूं की बहन थी। जो हुमायूं था उसका बहन थी, और बाबर के बेटी थी। और हुमायूं की बहन थी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा की रचना की है। और इस पुस्तक को 2 भाग में, यानी पहले भाग को बाबर का इतिहास एवं दूसरे भाग में हुमायूं की जानकारी लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत यानी श्रवण बेल गोला किस जैन संत के साथ गया था। यानी अपना वो मान लीजिए तो गुरु ही बना लिए थे। तो भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु। जैन साधु भद्रबाहु का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य बना। इसकी जानकारी श्रवण बेल गोला के शिलालेख से मिलता है, जो कि श्रवण बेल गोला कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। तो यह कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। रॉलेट एक्ट की घटना कब घटी थी? तो आप सब लोग इससे परिचित होंगे 1919 में। कब? 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग, वहीं पे एक स्थान था, वहीं पे यह घटना घटी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक की बात किया जाए तो दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। और इन्होंने कब इसका स्थापना किया था? तो स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे, तो सरस्वती ने मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, जो एक हिंदू सुधारक आंदोलन था। नेक्स्ट है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। देखिए भारत के पहला गवर्नर जनरल पूछ रहा है, यानी बंगाल का वो पहले से गवर्नर था। तो बंगाल के ही गवर्नर को भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कब? 1833 के चार्टर एक्ट से। तो कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे आपके, तो यह आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेटिंग। देखिए ब्रिटिश सरकार ने चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बनाया, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग बने। यहाँ पे आपको व्याख्या भी दिया हुआ है, आप इस व्याख्या को भी विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है। तो ये आपकी खनकाह हो जाएंगे मुजीबिया, खनकाह मुजीबिया। देखिए बिहार राज्य की राजधानी पटना में सूफी सर्किट का एक भाग जैसे खनगाह मुजीबिया स्थित है। तो आपने अगर पटना के आसपास के होंगे या पटना के होंगे तो आप जरूर जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। देखिए दिल्ली में तो लाल किला है, लेकिन उसमें से एक मोती मस्जिद है, तो उसका निर्माण किसने करवाए थे? तो उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाए थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए मुगल शासक औरंगजेब ने लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि सफेद संगमरमर से निर्मित मस्जिद था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेज के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था। तो यह आपके अहमदाबाद से डांडी के लिए, जो कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में नमक कानून तोड़ने के लिए 1930 ईस्वी में इसे सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। और इसी आंदोलन की शुरुआत में महात्मा गांधी ने डांडी से यह यात्रा प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कि खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग ली जाती है।
तो ये आपके ज्वार और बाजरा हो जाएंगे ज़्यादातर इस फसल को। वैसे और भी खाद्यान्न इसका होता है, मोटे अनाज हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे पशुओं की चारा में उपयोग लिया जाता है। देखिए, बात किया जाए कि खरीफ की फसल ज्वार बाजरा पशुओं को चारों में उपयोग में ली जाती है। बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, मूंग, तिल आदि खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। आपने फसल पढ़ा होगा कि खरीफ फसल, जायद फसल, तो इस तरह से अलग अलग फसल होते हैं, अलग अलग सीजन में होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ तक चलाई गई थी? तो मुंबई से लेकर थाने तक चला था, जो कि मुंबई में स्थित था। यह लगभग लगभग 34 किलोमीटर चला था। और उस समय वर्तमान जो भारत के गवर्नर जो थे, कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। तो लॉर्ड डलहौजी के नेतृत्व में ही चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट है कि वह राजयुग में जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है, तो वे आपके गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र में, यह ज़्यादातर आपके रेगिस्तान वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान के जो और गुजरात और राजस्थान के कुछ पार्ट जो गुजरात से सटे हुए बाउंड्री शेयर करते हैं, तो वो तो आपको जैसलमेर साइड में आपको आ जाएंगे। तो जितना भी हैं वो सब हो जाएंगे आपके वहाँ पे रेगिस्तान वाले एरिया में। नेक्स्ट है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? तो समुद्र तट पर विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। भारत का प्रथम तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब भारत के सबसे प्राचीन और बड़ा सूती वस्त्र उद्योग, पहली सूती मिल को स्थापना 1818 में किया गया था। कब किया गया था? 1818 में की गई थी। लेकिन ध्यान रखें, पहले आधुनिक सूती कपड़ा मिल का स्थापना 1854 में किया गया था। आधुनिक जैसे ही सब लग जाएगा तो 1854 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये आपके गुजरात से शुरू हुए थे। कहाँ से? गुजरात से। देखिए, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन 14 सितंबर 1946 से गुजरात में से शुरू हुआ था और आनंद सहकारी दूध उत्पादन द्वारा किया गया था। इसी का ही बाद में कंपनी जो आगे चलकर अमूल बनता है। नेक्स्ट है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपके नर्मदा नदी पर स्थित हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सरदार सरोवर परियोजना है नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई बात किया जाए तो 138 मीटर और इसकी नींव 163 मीटर है और लंबाई 1210 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश। तो साफ यहाँ पे जो हिमाचल है तो उसमें शामिल नहीं है। तो पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं है। और 7 बहनों की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे? देखिए, अरुणाचल रहता तो इसमें शामिल होता। हिमाचल तो यहाँ आपके जम्मू के पास में हो जाएंगे, उत्तराखंड के पास। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा ये सब शामिल हैं। नेक्स्ट है कि सार्स का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अपना ही देश भारत है। सार्स में कुल मिलाकर आपके 8 देश शामिल हैं। जैसे कि ये भारत है तो भारत के जितने भी पड़ोसी हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, नेपाल, तो इन सब उसमें शामिल हैं। और ये क्या काम करता है? तो ये सारे एक 8 देशों का संगठन है। किस तरह से व्यापार, ट्रेड, शांति देश में स्थापित है, इन सब चीज़ों के लिए संगठन बेसिकली बनाया गया था, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। देखिए दिया हुआ है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और इस संघ में सबसे बड़ा देश अपना भारत ही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, इसमें से यह भाषा शामिल नहीं है। तो मैथिली, बोडो, मणिपुरी, भोजपुरी, तो ये तीनों तो हैं लेकिन भोजपुरी को उसमें से शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए, इसका संविधान के अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार लोकसभा में बहुमत दल के नेता जो होते हैं वही प्रधानमंत्री के लिए नामित किए जाते हैं, जिसका नियुक्ति उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो अनुसूची की बात किया जाए तो 12 अनुसूची थे। वर्तमान में 8 अनुसूची थे। कितने थे? 8 थे।
लेकिन इसे संशोधन के माध्यम से 12 कर दिए गए हैं। देखिए देख पा रहे दिया हुआ है कि उस समय जिस समय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, उस समय 8 थे, लेकिन परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां को शामिल कर दिया गया है। 12 अनुसूची, 22 भाग, 395 आर्टिकल, ये तीनों बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया? तो इसके लिए 246 का ए को डाला गया। कितना? 246 को ए। भारतीय संविधान के 101वां, ये भी प्रश्न बन सकता है कि 101वां संविधान संशोधन 2016 के जीएसटी के अनुच्छेद 246 के ए में डाला गया और इसे 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ और सबसे पहले इसे असम में लागू किया गया था, उसके बाद में संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020 से 21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु और सेवा कर के रूप में, यानी राज्य वस्तु और सेवा कर को छोड़कर सबसे अधिक राजस्व का प्राप्ति की है? तो यह इन्होंने प्राप्त किया था राज्य उत्पाद शुल्क में। किसमें? राज्य उत्पाद शुल्क, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2018 से 19 के अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो 2018-19 के दौरान पूछ रहा है, तो HL दत्तू हो जाएंगे। HL दत्तू। मानव अधिकार आयोग संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गठन किया गया था कब? 12 अक्टूबर 1993 में। यह भी प्रश्न बन सकता है कि मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1993 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये शब्द हैं, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आंतरिक सुरक्षा विभाग तथा वर्तमान में इसे आगे की व्याख्या में मैं बताता हूँ। वर्तमान में इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आंतरिक सुरक्षा तथा तात्पर्य देश की सीमा के भीतर देश की सुरक्षा करें। नेक्स्ट है कि भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो इसके लिए जो आर्टिकल है 348 यानी 348 में इसका प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया है? तो आपके हो जाएंगे 2008। कौन सा अधिनियम? 2008 में भारतीय सूचना तकनीकी कानून जो 2000 में 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया, जिसे 13 अध्यायों में 94 धाराएं इसमें शामिल किए गए थे। नेक्स्ट है कि मानवाधिकार संधि निकाय के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बात किया जाए तो इसका कार्यकाल 4 वर्ष के होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकार में से कौन सा 14 वर्ष से कम के लिए बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो आपके हो जाएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपके जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको आप किसी भी कारखाने में आप इसको खतरनाक कार्य या किसी प्रकार के कार्य नहीं करवा सकते हैं। और 18 वर्ष से कम वाले बच्चे काम कर सकते हैं, लेकिन वह खतरनाक कार्य नहीं कर सकते। खतरनाक जैसे कि हो गया किसी केमिकल वाले फैक्ट्री या अभी जो बहुत ही हार्ड वर्क होता है, तो उसमें आप काम नहीं करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के भाग 3 जिसे फंडामेंटल राइट कहते हैं, जो 6 प्रकार के अधिकार है, जिसमें से एक शोषण का विरुद्ध अधिकार 23-24 इसमें दिया हुआ है। बाल श्रम और भी इसमें इसका प्रावधान दिया हुआ है, जब अच्छे से आप इसको आर्टिकल को पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट है कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA कब लागू हुआ? तो ये आपके 1993 में लागू हुए थे, 28 सितंबर 1993 को, जिसमें कुल 8 अध्याय और 43 धाराएं दिए हुए, जो कि हमने पीछे इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति को वेतन प्रतिमाह कितना तक दिया जा सकता है? तो इनको 5 लाख निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। और जब ये रिटायर हो जाएंगे तो इनको पेंशन के रूप में 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान, देखिए इसका व्याख्या दिया हुआ है। केंद्रीय बजट 2018 में इसका प्रावधान है, जिसमें से आपको राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख, राज्यपाल को 3.5 लाख और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.8 यानी 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 यानी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट है कि चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है? देखिए यह एक भूमि एकीकरण से संबंधित था। चकबंदी
चकबंदी भूमि एकीकरण से संबंधित है। इसका अर्थ है किसानों अपने भूमि को एक जगह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है? तो कनाडा से इसका मॉडल को लिया गया है। यानी जैसे कि कनाडा में भी जीएसटी चलता है, वहाँ पे दूसरा उसका नाम है, और भारत में इसी को जीएसटी के रूप में जानते हैं हम लोग, इसी के बारे में बात कर रहा है। देखिए जीएसटी का मॉडल जो कि 101वां संविधान संशोधन जुलाई 2017 से लागू किया गया है, जो कि हमने पीछे आपको व्याख्या कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो अगर इसका वर्णन की बात किया जाए तो आपका देखिए यहाँ पे हो जाएंगे कि देश की सरकार से एक उद्यम या और एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? यानी कितनी बार? यह लगभग 4 बार हो चुके हैं। देखिए भारत में अगस्त 2023 तक 2 बार नोटबंदी हुई है, और पहले 2 बार जो कि मोरारजी देसाई की सरकार 78 में की गई थी। दूसरी बार मोदी जी की सरकार 8 नवंबर 2016 को, और परंतु पूर्णतः नोटबंदी न करके मई 2023 में आरबीआई ने 2000 नोट को बंद किया था। तो कुल मिला के 4 बार हो चुके हैं इन सबको जोड़कर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? ये तो लागू तो किया था फ्रांस ने, और हम लोगों ने किस देश का मॉडल कॉपी किया है? तो कनाडा कॉपी किया है। और भारत में सबसे पहले असम में 1 जुलाई को लागू हुआ था, उसके बाद संपूर्ण देश में लागू हो गया था। दुनिया में सर्वप्रथम फ्रांस देश में वर्ष 1954 में जीएसटी लागू की गई थी, लेकिन भारत में 1 जुलाई 2017 से 101वां संविधान संशोधन से जीएसटी लागू किया गया था, और भारत में सर्वप्रथम राज्य असम में लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से रबी बताना है। तो सरसों, कोहड़ा, जौ, गेहूं, सरसों ये तो है, लेकिन यहाँ पे कोहड़ा नहीं है। नेक्स्ट है कि जीएसटी के तहत मामलों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो इसे HNS कोड बोलते हैं। भारत में 101वां संविधान संशोधन वही बात रिपीट है, जो HNS कोड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी गेहूं का उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो उसे लार्मा रोजो कहते हैं। क्या बोलते थे? लार्मा रोजो। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 में हुआ था, जिसे लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को दिया जाता है और MS स्वामीनाथन को माना जाता है। इस क्रांति के सर्वप्रथम नॉर्मन बोरलॉग के माना जाता है, यानी उन्होंने अपने देश में क्रांति नॉर्मन बोरलॉग ने स्टार्ट किया था, और इसमें गेहूं का जो किस्म था जो उच्च पैदावार का था। तो आप इसे चाहेंगे तो फिर से मैं PDF को प्रोवाइड करवा दूंगा, आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि वीडियो है इसमें ज़्यादा मैं आपको इसमें विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता। एक तरह का यह मॉडल प्रैक्टिस सेट है। नेक्स्ट है कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपके हो जाएंगे 2016, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। देखिए 1924 से अलग अलग प्रस्तुत किए जाते थे, और 2016 में अंतिम बार बजट को रेल बजट था जो कि केंद्रीय बजट से अलग था, लेकिन 2016 के बाद से यानी 2016 से ही आम बजट में इसको पेश कर दिए गए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो आपके हो जाएंगे इलाहाबाद बैंक। इसका स्थापना 1865 में किया गया था। इलाहाबाद बैंक की स्थापना, जो कि भारत के सबसे प्राचीन बैंक है, जबकि बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, जिसका स्थापना 1 अप्रैल 1936 को किया गया था मुंबई। जिसमें स्थापना हुआ था उसमें तो कोलकाता था, लेकिन बाद में 1938 में इसका मुंबई में मुख्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहाउस और पॉल एस रोमर को दिया गया था। दोनों किस देश के निवासी पूछ रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपके राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो CRPF के स्थापना दिवस की बात किया जाए तो प्रत्येक वर्ष कब मनाए जाते हैं? तो यह मनाए जाते हैं आपके मनाए जाते हैं ऑप्शन डी 27 जुलाई को। देखिए 27 जुलाई 1939 को इसका स्थापना किया गया था, और इसे 28 दिसंबर 1949 को CRPF के केंद्रीय पुलिस बल के रूप में संसद के एक अधिनियम द्वारा
इसका स्थान दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक लिखी गई थी? तो यह आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कब लिखे थे? तो 1944 ईस्वी में 44 ईस्वी में लिखे थे। नेक्स्ट है कि किसने विल्मिंटगन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय और हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया था? तो यह घोषित किया था आपके डोनाल्ड ट्रंप ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और इस पुरस्कार का शुरुआत 1917 से किया गया था, जो कि अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो यह काला पानी के लिए विवाद है। 2019 में इस विवाद के बारे में फिर से तेजी हो गया था और लिपुलेख जो है भारत की हिस्सा दर्शाया गया है, परंतु नेपाल इस क्षेत्र को अपना बताता है। नेक्स्ट है कि भारत में लोसंगु या लोसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य में महत्वपूर्ण है? तो यह सिक्किम में मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ त्यौहार दिए हैं, जैसे कि हरियाणा में लोहाड़ी, सिक्किम में लोसांग, केरल में ओणम, पंजाब में वैशाखी। आप इसे ध्यान रख सकते हैं। 1 जूल बराबर कितने होते हैं? तो 1 न्यूटन होते हैं। कितने होते हैं? 1 न्यूटन मीटर। देखिए 1 जूल कार ऊर्जा का मात्रक जो 1 nm के बराबर होते हैं। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया था? तो इन्होंने टेलीस्कोप का खोज किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो ये आपके हो जाएंगे यूरेनियम 235 का। ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो किलोवाट यह ऊर्जा का मात्रक नहीं है। जूल हो जाएंगे, किलोवाट घंटा, न्यूटन हो जाएंगे। किसी वस्तु कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु का ऊर्जा कहलाता है और ऊर्जा का मात्रक जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट घंटा है, जबकि किलोवाट यह शक्ति का मात्रक हो जाएंगे। घंटा लग जाता है तो हो जाता है, लेकिन किलो केवल वाट है, तो वाट यानी शक्ति में चले जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक डॉट द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा, जैसे ही ये शब्द आता है तो चला जाता है उत्तल दर्पण पे। ऑप्शन बी हो जाएंगे। जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा होता है और उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट है कि गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन वही रहेगा, क्योंकि अपना पहले ही वो एरिया कवर कर लेता है जिसमें बर्फ को डाला जाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, यानी अधिक होंगे, क्योंकि पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर है और चंद्रमा पे समथिंग उससे कम है, 2.28 मीटर पर सेकेंड है। आप देख सकते हैं, तो दोनों में काफ़ी अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो आपके क्लोरोफिल से होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्लोरोफिल के उपस्थिति में कारण पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से होते हैं। औसत तापमान में देखिए, पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग या हरित प्रभाव कहा जाता है। इसी कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। तो आप इसे एक बार जरूर पढ़ेंगे, आप सबके लिए ही अच्छा है। ट्राई बेसिक एसिड हैं, तो आपके फॉस्फोरिक एसिड हैं जो ट्राई बेसिक एसिड कहलाते हैं। फॉस्फोरिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जिसे H3PO4 यानी ट्राई बेसिक एसिड इस नाम से जानते हैं। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अम्ल और धातु अभिक्रिया करने पे हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन क्या है? तो भौतिक परिवर्तन है कि जो एक बार परिवर्तन होता है पुनः अपने रूप में आ सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जो एक बार परिवर्तन होता है पुनः अपने रूप में नहीं आ सकता है। तो पानी का उबलना यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह है भौतिक परिवर्तन, क्योंकि पानी उबालिए, भाप बनाइए, फिर भाप को आप उसको एब्जॉर्ब करेंगे तो फिर पानी में बन जाएगा। कागज का जलना यह रासायनिक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। बड़ी नॉमिनल जो क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट है कि साबुन का सह उत्पाद हैं, तो यह ग्लिसरीन से या ग्लिसरॉल से बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले गैस हैं,
तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उत्पादन और खाने के क्रम में क्या कहते हैं, तो इसे बोला जाता है खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुवांशिक की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसे हम लोग जीन से सूचित करते हैं। जीन शब्द जिसका जनक जोहानसन को माना जाता है। नेक्स्ट है कि डीऑक्सी क्या है कि डीऑक्सी जनित रुधिर शरीर में किस में आता है, तो ये आपके दायां नीले में आ जाएंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जाइलम का कार्य क्या है, तो यह जल को संवहन करने यानी एक स्थान से दूसरे जगह तक पहुंचाने का कार्य होता है, और फ्लोएम में आपको होते हैं उसके भोजन पदार्थ को। नेक्स्ट है कि मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है, देखिए हेमेट हड्डी है जो कि यह एक हथेली की हड्डी है, बाकी मेलियस, स्टेपिस और इनकस एक ही कर्ण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि डिप्थीरिया रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो डिप्थीरिया से आपके गला प्रभावित होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एड्स रोग में ए अक्षर का तात्पर्य क्या है, तो एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड, क्या होता है, तो एक्वायर्ड, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिससे HIV वायरस से फैलता है। अब यहाँ से आपके 10 प्रश्न दिए हुए हैं मैथ और रीजनिंग का, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे एक बार जरूर सोल्व करेंगे, क्योंकि मैथ रीजनिंग खुद से सोल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। पीलिया किस अंग का रोग होता है, तो यह आपको यकृत को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि स्टाइल को एकासी लिखा जाता है, देखिए मैं सब प्रश्न को हिंट बता दूंगा, आप जरूर इसे सोल्व करेंगे। तो स्टाइल को एकासी लिखा हुआ है यानी सारे ही जो अल्फाबेट का लेटर है, जैसे एस के लिए 19 है, टी के लिए 20 है, तो सबको जोड़ेंगे तो एकासी हो जाएगा। इस तरह से ACE को 9 लिखा जाता है, यानी ए के लिए 1, सी के लिए 3 और ई के लिए 5, तो 5, 3, 8 और 1 9। तो इस तरह से सब जोड़ेंगे तो पूछ रहा है कि दोनों का अंतर यानी स्मार्ट और गोल्ड का अंतर, तो स्मार्ट को जब आप लिखेंगे तो यह कितना हो जाएंगे, तो ये आपके 81 हो जाएंगे, और गोल्ड को लिखेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। जब इन दोनों को आप अंतर माफ कीजिएगा, देखिए स्मार्ट को आप लिखेंगे तो स्मार्ट को यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे 71 हो जाएंगे, और उसको लिखेंगे एक दूसरा क्या था गोल्ड को लिखेंगे तो ये आपके 38 हो जाएंगे, और दोनों के बीच का अंतर आपको 33 आ जाएंगे। यानी सबका अल्फाबेटिक आपको ऑर्डर अगर याद होगा तो आसानी से आपको बन जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो रीजनिंग का प्रश्न देखिए, एक गिनिएगा हमारे साथ साथ, 2 और एक ओवरऑल 3 है, और जब इस तरह का रहता है तो इसमें 3 चला जाते हैं, तो 3 इधर हो गया और 3 इधर, तो ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे भी 1 और 2 1 3, तो 3 इधर भी हो जाएंगे, तो 3 और 3 9 हो गए, हम लोग को ओवरऑल हो गए। अब आइए और गिनते हैं, देखिए यहाँ से 1 दिया हुआ है तो 1 हो जाएगा, और इसी को जस्ट दिया हुआ है तो 2, तो 9 और 2 11 हो गए। और बात किया जाए तो एक आपके यहाँ से हो जाएंगे, ए वाला पोर्शन 11 1 कितना हो जाएंगे 12, और ए वाला एक बार और पूरा ओवर हो जाएंगे तो एक मिलाकर और हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर 13 हो जाएंगे आपके। देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है प्रश्न की उस वेग आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। देखिए दिया हुआ है अमरूद, आलू, सब्जी, तो मान लीजिए कि ये सब्जी है, तो सब्जी के अंतर्गत तो आपके आलू आ जाएंगे, लेकिन अमरूद फल है तो इस तरह के ये अलग हो जाएंगे, कौन सा है, तो यह सी आपका हो जाएंगे। वैसे आप वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6n-5n के परिमाण का अंतिम अंक हमेशा क्या होता है, तो इसमें अगर पुट अप करेंगे वैल्यू को तो 1 पर सुटेबल बैठेगा कि 6n, तो n बराबर 1, तो 6 - 5 यानी 1, यानी हमेशा 1 ही होता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिए हुए हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न है और बहुत ही सिंपल है। 4x² और √8 इतना का माइनस का सोल्व करना है, तो जब देखिए 4 स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, और 8 स्क्वायर रूट में तो 2 से 2 रूट कट जाएंगे तो ये कितना हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, और यहाँ पे दिया हुआ है -4√25, तो 25 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएंगे, यानी 4 × 5 यानी यहाँ पे 20 हो जाएंगे, और -10, तो प्लस प्लस को एक साथ जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 24 हो जाएंगे, और माइनस माइनस को एक साथ जोड़ दीजिए तो इसके बाद जोड़ेंगे तो इसका आपका कितना आ जाएंगे, तो आपके आ जाएंगे -6 हो जाएंगे। देखिए -20 और -10 -30 हो जाएंगे, और जब इसको इसमें से घटाएंगे तो आपको -6 प्राप्त होंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले बोडमास का रूल क्या करता है कि छोटी ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए, तो जब इसको सोल्व आप करेंगे तो यहाँ पे 7/3 आ जाएंगे। उसके बाद जब इसको डिवाइड में आता है तो डिवाइड में आने के बाद 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1/2 से। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें बहुत ही कम, यहाँ पे आप इसको सोल्यूशन के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7/2 2 है यहाँ पे, फिर से यहाँ पे 2 को ऐड करेंगे इसको काटने के बाद, फिर इसी तरह से प्रक्रिया आप करेंगे और यहाँ पे पाएंगे आप कि 47/10 आ गया। क्योंकि देखिए वीडियो बहुत आपके ओवर लंबा हो जाएंगे अगर मैं इस तरह से व्याख्या करूँ तो। यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा दूँ, समझ में आ जाए। भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी आई, यानी पहले सो मान लीजिए कि पहले अगर 1000 या 100 रुपये कमाता होगा तो 16% का कमी आया, यानी 84/100%। और बाद में 25% का वृद्धि हो गया, और बाद में 25% का वृद्धि हो गया, यानी 100 रुपये में 25% बढ़ गया तो 125 हो जाएंगे, 125 पे 100%। उसके वेतन में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो इसी को जब पुट करेंगे तो यहाँ पे 100 एक साइड चले आएंगे, और ये जो 80 × 125 है तो एक साइड चले आएंगे। जिसमें अगर अंतर की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे इस तरह का सोल्यूशन दिया हुआ है, तो इसका अंतर में 5 का अंतर आएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके काटेंगे तो इतना रेशियो इतना आ जाएंगे। तो 100 से 105 का दायरा हो जाएंगे, तो कितना का अंतर हो जाएगा 5, और जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100, तो इसको काटने पर 5% बढ़ता है। कितना बढ़ता है 5%। तो यहाँ पे दिया होगा कितना परसेंट की बढ़ोतरी होता है, तो 5% का वृद्धि होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यदि कोई दूध वाला 50 लीटर दूध बेचता है तो उसे 2000 की हानि होती है। तो सबसे पहले इसे 2000 गुने 50 गुने और हानि के लिए माइनस, और यहाँ पे x लिख देते हैं और 2000। और यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि वह उसे 60 रुपये प्रति लीटर बेचता है तो उसे 1500 का लाभ होता है, यानी 60 के बेचेगा तो मान लीजिए कि 60 को यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है, और कितना पे बेचेगा तो उसे 1500 के। तो जब इसको रहेगा तो इस तरह के रहेंगे, तो इसको इस तरह से अरेंज करके और 2000 1500 को एक साइड लेकर चले जाएंगे तो 3500 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 3500, और 60-50 के अंतर यहाँ से माइनस कट जाएंगे, और 60-50 ये दोनों जुड़ जाएंगे, 50x और 60x, तो दोनों के बीच का अंतर हो जाएंगे आपके 10x। तो 10x इक्वल टू 3500, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट जाएंगे, यानी x इक्वल टू 350 रुपया के इसमें कुल दूध की मात्रा 350 लीटर ज्ञात हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे इसका व्याख्या दिया होगा, यहाँ आपको व्याख्या प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 350, बिल्कुल यही 50 गुने x यानी 2000, और 60 गुने 1500 यानी 50 और 2000 और 60 माइनस एक माइनस वाला माइनस इधर में पलटा जाएंगे, तो ये आपको जो हो जाएंगे 3500 और x बराबर 10 हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है कि एक वस्तु को 1200 रुपया में 1200 रुपया में बेचा गया, यदि 15% की छूट दी जाती तो 2% का लाभ प्राप्त होता। तो यहाँ पे लाभ की बात करें तो देखिए 102/100, लेकिन 15% की छूट कर रहा है, यानी 85 पे आपके 100। तो क्रैमूल यहाँ पे पूछ रहा है, तो क्रैमूल मान लेते हैं कि यहाँ पे नहीं पता हमको, तो x लिख देंगे। देखिए क्रैमूल इसको यहाँ x लिखेंगे गुने 102/100, और यहाँ पे 12000 दिया हुआ है, तो 12000 गुने 85/100। तो जब इसको इधर आपको लेकर आएंगे तो और इसको जब काटेंगे तो देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और ये ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ पे x है तो इधर एक्सचेंज ए हो जाएंगे और इधर एक्सचेंज ए हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको कितना आ जाएंगे 10,000 रुपये आ जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि वामसी के पिता की आयु 60 वर्ष है और उनकी आयु आमसी की आयु से दोगुना यानी 20 वर्ष अधिक है, तो वामसी की आयु याद करें। तो सबसे पहले वामसी की आयु याद करें, तो आमसी की आयु को हम लोग x मान लेंगे। तो x देखिए वामसी के पिता की आयु 60 वर्ष है, तो पिता की आयु अलग लिख देंगे 60 वर्ष, और उनकी वायु वामसी की आयु से दोगुना है, तो x इनकी वायु है तो दोगुना तो 2x, और पूछ रहा है कि वायु के दोगुना से 20 वर्ष अधिक है, तो 20 यहाँ लिख देंगे। अब भाई इसको सोल्व करते हैं, 2x इक्वल टू इधर आ जाकर ये 40 हो जाएंगे, तो x बराबर यह 20 वर्ष हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे राइट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ग्राफ दिया हुआ है DI जैसा कुछ है, तो पूछ रहा है कि नीचे दिए गए हैं कंपनी ABC द्वारा 6 वर्ष में अर्जित किए गए लाभ को दर्शाया गया है, और ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित को यहाँ बताना है कि किन 2 वर्षों में कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ बराबर हुआ है। तो देखिए यह आपके लाभ बराबर आपको 12 और 13 में हुए हैं। अब इसको गौर से जब देखेंगे तो 2012 में देखेंगे कि 40, 60 और 120 तीनों को प्रॉफिट, और देखेंगे आप तो इसको 2015 में यहाँ देखिए
यहाँ पे भी आपको 80 और 100, तो 180 हुए हैं, और यहाँ पे भी 220 हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका व्याख्या। देखिए वर्ष 2012 में लाभ 40, 120, 60, तो 220, और 2013 में, माफ कीजिएगा, 2013 में 60, 90, 70, 220। तो यही पूछ रहा है कि किस वर्ष दोनों को बराबर हुए हैं। तो आपको ऑप्शन डी में हो जाएंगे 12 और 13 में। देखिए यहाँ से कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हिंदी के और इंग्लिश के प्रश्न है। क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि काव्य के डॉट डॉट में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करते हैं, तो मंगलाचार बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। काव्य के मंगलाचारण के कवि अपने इष्ट देव की स्तुति ग्रंथ के प्रारंभ में करते हैं। नेक्स्ट है कि किसी भी वाक्य में शब्दों का डॉट डॉट में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, तो उसे मेल में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी वाक्य में शब्दों के प्रयोग बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है कि इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कर यानी ऋण है, तो इस समय हमारे देश पे कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय ऋण है, यानी कि कुछ शब्द थे जिनको अरेंज कर कर बनाना होता है। नेक्स्ट है 84 85 की निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्नों के लिए दिए गए समानार्थी शब्द का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो अतुल का समानार्थी क्या हो जाएंगे? तो इसका हो जाएंगे अद्वितीय, यानी अतुल का समानार्थी अद्वितीय हो जाएंगे, दोनों ही समानार्थ वाले हैं। कल्लोल का क्या हो जाएंगे? तो कल्लोल का हो जाएंगे लहर, कल्लोल का समानार्थी लहर हो जाएंगे, मतलब दोनों एक ही शब्द हैं, कल्लोल और लहर। यहाँ नीचे दिया हुआ है कि प्रत्येक शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम छांटिए, यानी विलोम शब्द दिया हुआ है, यानी वक्र का विलोम क्या हो जाएंगे? तो सीधा हो जाएंगे, वक्र मतलब टेढ़ा हो जाएंगे, और वक्र मतलब स्ट्रेट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ मतलब यानी बड़ा, तो उसका छोटा को कनिष्ठ बोलते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे, ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ हो जाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे ही जब 1 मंथ बचेंगे एग्जाम को, तो मैं अलग से आपको बहुत सारे हिंदी का प्रश्न, बहुत सारे हिंदी, इंग्लिश, और आपको करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, बहुत सारे मैं करवाने वाला हूँ। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े रहेंगे, आपको बहुत ही एग्जाम के समय लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है कि सघन का पूछ रहा है, तो सघन का विघन हो जाएंगे। सघन मतलब बहुत ही डेंस होते हैं, और विघन मतलब एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह से। नेक्स्ट दिया हुआ है कि द एंटोनी ऑफ यूनिक, तो यूनिक मतलब होते हैं अद्वितीय, या मतलब वैसा या जो उसके समान कोई ना हो। इसका एंटोनियम पूछ रहा है, तो एंटोनियम मतलब उल्टा हो जाएंगे इसका कॉमन, यानी मान लीजिए कोई बहुत ही अपर लेवल का है, तो कॉमन मतलब समान, उसका उल्टा हो जाएंगे कॉमन। परफेक्ट मतलब उत्तम, डेलिकेट मतलब नाजुक, और साई मतलब शर्मिला या शर्म करना, ना बोलते हैं बहुत ही साई है पर्सन। नेक्स्ट है कि यूज एप्रोप्रिएट इडियम, फिल इन द ब्लैंक्स, मोनाली सेड डॉट डॉट टू गेट हे वे आउट विथ हर मर्डर, यानी इसका मतलब होता है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्या पूछ रहा है कि मोनाली सेड्स क्रोकोडाइल टीयर्स टू गेट हर वे आउट विथ हर मदर, यानी मोनाली है जो अपने माँ से जब अलग हो रही थी, मतलब माँ से दूर जा रही थी, तो रो रही थी, बाद में वो चुप हो गई, यानी हाँ उसे बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी दिखावा करने के लिए कि लग रहा है कि रो रहा है, पर वैसा वो रो नहीं रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि द ऑन विच इज द ग्रामेटिकल रॉन्ग, इसमें से ग्रामेटिकल रॉन्ग कौन सा है? देखिए ही क्या है, ही कैम्ड टाइटल मेनू एंड ऑन हिज शोल्डर, देखिए ही कैरिड टाइटल मेनू एंड ऑन हिज शोल्डर रॉन्ग। इसका अगर सही की बात किया जाए, देखिए यहाँ पे दिया है कि ही कैरिड टाइटल मेनू एंड मी ऑन हिज शोल्डर्स, एक करेक्ट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या गलती था कि टाइटल मेनू एंड आई ऑन था, यहाँ पे हिज होना चाहिए था, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई जो लिखा हुआ था, तो यहाँ पे मी होना चाहिए था। नेक्स्ट पूछ रहा है कि फिल द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से करेक्टली स्पेल्ड कौन सा हो जाएंगे? तो हिंड्रेंस हो जाएंगे करेक्टली स्पेल्ड, बाकी यहाँ पे सब करेक्ट दिए हुए हैं। नेक्स्ट है कि बिलो गिवन सेंटेंस इज स्प्लिट इनटू 4 पार्ट ए बी सी डी, इन विच पार्ट ऑफ यू फाइंड एरर, यानी 4 पार्ट में से एरर फाइंड करना है। देखिए द जेंटलमैन टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड डाउटर वर क्राउडेड, यहाँ पे दोनों एक के लिए प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे वर का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो दिस इज अ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वी यूज वर प्लस V1 प्लस ING, तो पास्ट कंटिन्यूअस है तो वर ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्राउड यानी यहाँ V3 का यूज किया है। तो सो वी ड्राइंग विल बी यूज, यहाँ पे ING होना चाहिए था।
नेक्स्ट है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, यानी टाविन का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टाविन का एक्सप्रेस मीनिंग, यानी इसका क्या हो जाएंगे? इसका हो जाएंगे कपल, एग्जाम इसका हो जाएंगे त्याग करना होता है टाविन्स मतलब, तो बिल्कुल सही हो जाएंगे कपल हो जाएंगे। कपल मतलब होता है जोड़ा, मतलब मान लीजिए कि एक दो पर्सन है, तो ये जोड़ा है, तो इसको अगर त्याग करना है तो यानी इसे ब्रेकअप हो गया तो इसको बोला जाता है त्याग कर देना। मतलब इसको बोला जाता है एक ऐसा, मान लीजिए कि टाविन मतलब एक होते हैं और जोड़ा कपल मतलब जोड़ा हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है, कुछ और प्रश्न बचे हुए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि देख लीजिए, अगर जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं वाकई में वो सीरियस होंगे। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम, तो नैनी डाइड लास्ट वीक, सी डॉट फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम सफर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा कि हैड बीन सफरिंग होना चाहिए, सफर नहीं होता है, क्योंकि लास्ट वीक का प्रयोग हो तो पास्ट टेंस का प्रयोग होगा और यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करता है। जैसे दिया हुआ है कि इसमें हम हैड बीन प्लस V1 या ING का प्रयोग करते हैं, यानी भूतकाल से शुरू हुआ भूतकाल में ही खत्म हो गया। नेक्स्ट है कि चूज द रॉन्ग अपोजिट मीनिंग टू गिवन द रॉथ, वर्थ के पूछ रहा है रॉन्ग अपोजिट मीनिंग। देखिए यहाँ पे वंडरफुल मतलब अद्भुत, हार्मलेस हानिकारक, यूजफुल बेकार और फैमिलियर परिचित, तो इसका हो जाएंगे यूजफुल यानी बेकार, वर्थ मतलब बेकार और यूजलेस मतलब ही बेकार, दोनों पूछ रहा है। अपोजिट पूछ रहा है, माफ कीजिएगा, वर्थ मतलब अच्छा और यूजलेस मतलब बेकार। निम्नलिखित को गलत चुने। देखिए निम्न को गलत चुने। पुराने संसद भवन में राज्यसभा की सीट 543 थी, नहीं, राज्यसभा में सीट 250 था, अभी भी 250 ही है। पुराने संसद में राज्यसभा की सीट 250 थी, जिसमें 238 सदस्य निर्वाचित और 12 सदस्य जो मनोनीत होते थे राष्ट्रपति करते थे। 26 जनवरी 1960 को भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची के अनुसार राज्यसभा की सीट में आवंटन की चर्चा किया गया। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नए संसद भवन के बारे में गलत को छांटिए। भवन में एक संविधान हॉल होगा, भवन 4 मंजिला होगा, भवन की संयुक्त बैठक के लिए 1080 सीटें हो सकती है। नए संसद में देश का विविधता एकता को मिलता है। देखिए भारत की संयुक्त बैठक के लिए 1080 सीटें हो सकती है, 888 सीट है। नए संसद भवन लोकसभा में 888 सीट और राज्यसभा में 384 सीट है। नए एवं मौजूद संसद भवन का एक साथ मिलाकर काम करेंगे, जिसमें सदन का सुचारू और कुशलतापूर्वक संभव होगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं? यह बने हैं न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्रिस्टोफर लक्सन का संबंध नेशनल पार्टी से है, जो कि न्यूजीलैंड में 38वें प्रधानमंत्री बने। न्यूजीलैंड के संसद में 121 सीट, जिसमें से 61 सीट हासिल की है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नेक्स्ट प्रश्न लास्ट है आज का प्रश्न कि किस राज्य में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी मिली है? तो आपके तेलंगाना में हो जाएंगे। भारत सरकार ने 8890.7 करोड़ रुपए की लागत से केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है और इस विश्वविद्यालय का नाम समक्का सरक्का के नाम पे होगा। और प्रमुख व्यक्ति तथा कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला भारत, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद माघ में करता है। तो ये थे आज आपका सोल्व प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो वीडियो लगभग आपके 44 मिनट के हो गए हैं। तो अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर क्षमता है, आप कुछ कर जाइएगा। तो ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग को अगर अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज्वाइन हो जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।